Hello students, today's class we are going to discuss on present continuous tense. As you know, we have completed simple present, present indefinite. What are the usage of simple present we have seen? I have some examples. After this, today we will discuss on present continuous tense. Present continuous tense, at first we talk over the identification of simple present continuous tense. What is the identification of present continuous tense or present progressive tense? Present continuous tense also called the present progressive tense. Why? So at first we talk about the identification. We talk identification. What is the identification of? As you know, tense is identified by the form of the verb. We have discussed in our previous class. In present progressive tense, action is in progressive. If the verb is continuous, the action is running in present, that is called present continuous tense. यानी यदि कोई क्रिया वर्तमान काल में प्रोग्रेसिव है, काम लगातार चल रहा है, जो क्रिया वर्तमान काल में इसकी जो रियल हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज दैट द वर्ब स्टार्ट्स इन पास्ट एंड कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट. यानी कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो गया और भूतकाल में प्रारंभ होकर ये क्रिया वर्तमान काल तक जारी रहती है. In this tense, we see that the action starts in simple present and running in present. यानी काम भूतकाल में प्रारंभ हो गया और काम भूतकाल में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो वर्तमान काल तक जारी रहता है. और जब हिंदी की बात की जाती है, हिंदी की यानी इसकी जो मुख्य पहचान है, क्रिया का जो एक्शन है, द एक्शन ऑफ द वर्ब इज दैट द एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट. एक्शन यह है कि काम भूतकाल में प्रारंभ हो गया और भूतकाल में प्रारंभ होकर वो वर्तमान काल में भी चल रहा है. यानी यदि इसकी पहचान की बात की जाए, क्रिया के एक्शन की बात की जाए, तो कोई क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान काल में जारी रहती है. और जहाँ हिंदी की बात आती है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन में यदि इसकी हिंदी की पहचान की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि शब्द यानी वाक्य के अंत में रहा है, ये शब्द आते हैं इसके अंदर. रही है, रहे हैं. अब ये निश्चित नहीं है कि किसी वाक्य के अंदर रहा रही आएंगे ही, लेकिन ये तो एक हिंदी की पहचान. इट इज हिंदी में हम वाक्यों की एक पहचान करते हैं रहा रही से. लेकिन यदि बात की जाए कि इसका एक वास्तविक कोई पहचान है, तो इस प्रकार की कोई रियल पहचान नहीं है. ये रहा रही कोई किसी टेंस की पहचान नहीं है. इसकी जो रियल पहचान है, इसकी पहचान जो हम करते हैं वो इससे करते हैं कि कोई भी काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ और भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान काल तक लगातार जारी है. यानी वर्तमान काल में कोई क्रिया लगातार चल रही है, ऐसी क्रियाओं के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग किया जाता है. और कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि काम कंटिन्यूअस है, इसमें वर्तमान काल में कोई क्रिया लगातार जारी है. प्रोग्रेसिव भी क्या? प्रोग्रेस का मतलब भी गतिशील है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, या इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं.
तो पहचान तो ये होगी कि कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान काल तक वो लगातार जारी रहता है। इसका मतलब इस टेंस की शुरुआत भूतकाल में हो जाती है। अब मैं कह रहा हूँ एक सेंटेंस सोचिए, रटने की चीज़ नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास करिए, है ना। हमने अब तक केवल रटा है कि वाक्यों के अंत में रहा रही हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, लेकिन मैं कहूँ वह मेरे इंतजार में बैठा है, वह मेरे इंतजार में बैठा है। इसका मतलब उसका बैठने का जो काम है वो अभी चल रहा है, बैठने का उसने काम पहले से ही शुरू किया है, यानी बैठने की जो क्रिया थी वो भूतकाल से प्रारंभ हुई और अभी वो बैठा ही है। अब इसमें कोई रहा रही की बात नहीं की, मैंने कहा वह कमरे में बैठा है। अब देखो कमरे में बैठा है तो यदि टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा क्योंकि काम लगातार जारी है। तो वे क्रियाएं, तो इसकी पहचान की जब बात की जाती है तो इसमें रहा रही आएगा, आ सकता है, प्राय आ सकता, आएगा नहीं, आ सकता है। और इसका जो मुख्य पहचान है इसमें क्रिया लगातार जारी है। यदि इसकी बात की जाए इसमें कार्य एक्शन इज ऑन प्रोग्रेस, यानी काम लगातार जारी रहता है। एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट पास्ट, काम भूतकाल में प्रारंभ होगा और वर्तमान काल तक लगातार जारी रहता है। ये इसकी पहचान की बात थी। अब बात आती है इसके अंदर वर्ब कौन सी आएगी। तो देखिए इसकी जब वर्ब की बात की जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, वर्ब कौन सी होगी, तो इसके अंदर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगा। अब आप सोचेंगे ये कैसा टेंस बन गया। रियली देखा जाए तो इसके अंदर क्योंकि दो टेंस है, इसके अंदर प्रेजेंट है और एक कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट के लिए हम करते हैं कि ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो टेंस जो बनाए जाते हैं, हमने टेंस की फॉर्मेशन पढ़ी, टेंस कैसे बनता है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट और सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट, ठीक है। और जो आईएनजी फॉर्म होता है उसका मतलब होता है कि वो कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से टेंस है, एक तो प्रेजेंट है और एक कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट के लिए क्रिया की पहली फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म आता है। ये बात क्लियर है। अब आप कहेंगे हमने ऐसा कहीं पढ़ा ही नहीं कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म और थर्ड आईएनजी फॉर्म आती है। तो देखिए होता क्या है, चूंकि वाक्य के अंदर क्रिया केवल एक होगी, इन ए सेंटेंस देयर इज वन फाइनाइट वर्ब, वन मेन वर्ब, एक ही क्रिया होती है, मुख्य क्रिया एक होती है। अब एक मुख्य क्रिया है, अब मुख्य क्रिया एक होगी तो यहाँ पर फॉर्म हमारे पास दो होते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं जो एक बी क्रिया होती है, जो आपको मैंने बी क्रिया पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट फॉर्म एजेएमआर बनता है, जिसका सेकेंड फॉर्म बॉज बर बनता है, जिसका तीसरा फॉर्म बीन बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, हमने एजे मार्क ले लिया बी से, फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस बी क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है एजे मार वो हमने लगा लिया और उसके बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो फॉर्म बनता है वो फॉर्म बनता है एजेएमआर प्लस आईएनजी फॉर्म। और इसका जो यदि हम इसकी और गहराई में जाते हैं तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, आप कहेंगे फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, तो एजेएमआर जो होता है ये बी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है और इधर जो हम इसकी बात कर रहे हैं ये मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। अब देखो, और ये सिंपल सी जो बातें सब लोग आप जानते हैं कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, सब्जेक्ट कौन होगा आपका, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में एज का प्रयोग किया जाता है। और आपका प्लूरल जो होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ में आ रहेगा। और जब ये सब्जेक्ट आपका, जब आपका सब्जेक्ट केवल आई होता है, आई, तो आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। और ये बातें तो आप पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल सी बातें, इन पर कोई मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप जानते हैं इन चीज़ों को। तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में एज, प्लूरल के साथ में आर,
आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है और आईएनजी फॉर्म भी आ रही है। तो ये कैसे आती है? तो ये एजीएमआर जो होगा ये फर्स्ट फॉर्म होगी और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय आता है अब हम ट्रांसलेशन की बात नहीं करेंगे कि कुछ वाक्यों को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, तो ये आपकी पिछली क्लासों में हो गई। अब हम सीधे मैं बात करूंगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ये तो थी आपकी इसकी बात। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी से लेकर के पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी प्रयोग की बात की जाए तो इसका जो प्रयोग किया जाता है इसके कुछ एडवर्ब होते हैं, कुछ निश्चित एडवर्ब्स होते हैं, उन एडवर्ब के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ठीक है, तो इसका पहला यदि प्रयोग की बात करें हम तो कुछ एडवर्ब हैं। और कौन कौन से एडवर्ब होते हैं? जैसे एट दिस टाइम, जैसे एट दिस मोमेंट, जैसे इन दीज डेज, ठीक है, जैसे एट प्रेजेंट, जैसे दिस मॉर्निंग, और देखिए दिस इवनिंग, ठीक है। जैसे होता है नाउ, ठीक है, नाउ। एक होता है नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, इनको याद रखना है। ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। क्लियर है बात? अब इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है, बस ये कुछ एडवर्ब में जो रट लेने हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? अब देखिए, आपसे कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे दे क्रिकेट एट दिस टाइम। और क्रिया आपकी यहाँ पर प्ले दे रखी है। अब कह रहा है फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही रूप से खालिस्तान को भरिए। अब यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है। अब सोचिए कि इस वाक्य के अंदर एक एडवर्ब दिया गया है एट दिस टाइम। आप देखिए एट दिस टाइम किसको शो करेगा? तो हम पता है कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट है। ये सारे जो एडवर्ब होते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाते हैं। तो दे, अब दे के साथ में आपको पता है क्रिया आएगी, जो सहायक क्रिया है वो हम आर लगाते हैं, आर, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आप लगाएंगे आईएनजी, तो बन जाएगा दे आर प्लेइंग। क्लियर? और देखिए नाउ सी इन हर रूम, और इसमें हमने बात की स्लीप की। तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि इसमें टेंस कौन सा आना चाहिए, क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, तो देखिए जैसे हमने देखा कि यहाँ पर नाउ दिया गया है। अब जब नाउ दिया गया है तो नाउ किसको दिखा रहा है? तो नाउ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाता है। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भर देंगे तो यहाँ पर आता है सिंगल है यानी सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा एजो स्लीपिंग।
क्लियर। और देखिए इन ए फैक्ट्री नावे डेज, और यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्क की। अब देखिए इस वाक्य में हम देखें तो नाउ डेज दिया गया है। देखिए नाउ और जस्ट नाउ, ठीक है, दो एडवर्ब होते हैं, नाउ और जस्ट नाउ। यदि जस्ट नाउ की बात आ जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यदि नाउ हो या नाउ ए डेज आ जाए तो ये कंटिन्यूअस को दिखाता है। तो यहाँ पर बेटा क्या दिया हुआ है, नाउ ए डेज। अब जब नाउ ए डेज दिया गया है तो टेंस कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, चूंकि कर्ता हमारा आई है तो मैंने कहा आई के साथ में आएगा एम, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हम लिख देंगे वर्किंग। क्लियर है, ये बिंदु क्लियर है। तो इसका जो पहला प्रयोग हम देख रहे हैं वो प्रयोग हो रहा है किसके साथ में, अपने कुछ एडवर्ब्स के साथ में। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका अगला प्रयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन नोट करें पहले, तो फिर हम अगली बात करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम अगली बात करते हैं सेकंड यूज कहाँ किया जाता है इसका। तो देखिए सेकंड प्रयोग, इसके सेकंड प्रयोग की बात करेंगे हम इनक्वेटिव वर्ब। अब पहले समझ लीजिएगा ये इनक्वेटिव वर्ब क्या होती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी क्रियाएं that denote start और beginning, development and final stage of action। क्रियाएं जो किसी बिंदु के बिगनिंग को दिखाती है, उसमें विकास, उसकी प्रगति को दिखाने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको हम इनक्वेटिव वर्ब कहते हैं। अब ये क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए जैसे क्रिया होती है आपकी गेट, एक क्रिया है, जैसे मैं आपकी बात करूं बिकम, क्रिया है आपकी ग्रो, ठीक है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो किसी बिंदु के प्रारंभ से उसके विकास को बताती हैं, उसके डेवलपमेंट को दिखाती हैं। और ऐसी क्रियाओं में जो किसी स्टेट की डेवलपमेंट को दिखाती हैं, ऐसी क्रियाओं में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे मैं ये कह सकता हूँ इनक्वेटिव वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो किसी बिंदु के स्टार्ट से उसकी लगातार वृद्धि और उसकी फाइनल स्टेज को शो कर देती है। यानी हम ये कहें कि जहाँ पर, इसको मैं दूसरी बात शब्दों में कहूँ तो कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है चेंज, या मैं कहूँ तो चेंज स्टेट और कंडीशन। किसी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, किसी स्थिति में लगातार परिवर्तन, एक कंडीशन में, एक स्टेट में लगातार जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन करने वाली जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब कैसे, तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने कहा माय फादर बेकर एंड बेकर। और यहां पर क्रिया दे रखी है बिकम।
अब देखिए यहाँ एक कंडीशन आ रही है, एक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर एक स्थिति लगातार, या मैं ये कहूँ कि किसी स्थिति का लगातार गिरते जाना या बढ़ते जाना, या तो एक निम्न स्तर की ओर बढ़ना या उच्च स्तर की ओर बढ़ना। मैंने कहा माई फादर बीकर एंड बीकर बिकम, तो आपको पता है कि बीकर कमजोर और कमजोर होता हुआ जा रहा है, यानी स्थिति है वो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, या तो वो निम्नता की ओर वृद्धि हो रही है या फिर वो ऊपर की ओर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर एक स्टेट चेंज हो रहा है, कंडीशन में परिवर्तन हो रहा है कि वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। जहाँ स्थिति परिवर्तन की बात आती है वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा इज बिकमिंग, तो आंसर होगा आपका इज बिकमिंग। और देखिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम, जैसे मैंने कहा डार्कर एंड डार्कर, और वही यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिया है आपकी ग्रो, अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा है, यानी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर लगातार स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, जहाँ स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से डार्कर एंड डार्कर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो आएगी इज ग्रोइंग। क्लियर है? तो हम उसका दूसरा प्रयोग कह सकते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट, और या हम कहें तो चेंज ऑफ कंडीशन, स्थिति में लगातार परिवर्तन होना, और लगातार परिवर्तन होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जो किसी स्थिति में परिवर्तन दिखाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, वो उन क्रियाओं को हम इक्वेटिव वर्ब कहते हैं। और ये इनक्वेटिव जो वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी, जैसे गेट है, बिकम है, ग्रो है, ठीक है, ये इनक्वेटिव वर्ब होती हैं और इनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम और आगे बात करते हैं इस टेंस का प्रयोग और कहाँ किया जा सकता है। तो देखिए इसका एक यूज और होता है, तीसरा प्रयोग हम बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग के अंदर होता है। फ्यूचर प्लानिंग अब बड़ा महत्वपूर्ण सा तथ्य है यहाँ पर। फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है? इस फ्यूचर प्लानिंग को आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम फ्यूचर प्लानिंग पढ़ते हैं। लेकिन दोनों में अंतर होता है, प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। तो देखिए फ्यूचर प्लानिंग का मतलब है कोई भी क्रिया जो निश्चित है, निर्धारित है, यानी फ्यूचर में होना जिसका निर्धारित है। अब हम बात कर रहे हैं यूज नंबर 3 और वो होगा अपना फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग का मतलब कोई भी क्रिया जो फ्यूचर में निर्धारित समय पर होने वाली है। अब फ्यूचर प्लानिंग के लिए 2 टेंस आते हैं। एक तो हमने कहा था इसमें सिंपल प्रेजेंट भी आता है, ठीक है, एक तो हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की थी, और दूसरे हम कहते हैं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है। बात को समझना, यानी कोई भी क्रिया जब भविष्य में एक निश्चित समय पर होने वाली होती है उसके लिए हम या तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रयोग किया जाता है वो कुछ ज़्यादा फॉर्मल होता है। यानी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब फ्यूचर में कोई निर्धारित कार्यक्रम होने वाला है और यदि उस कार्यक्रम में बोलने वाला व्यक्ति, कहने वाला व्यक्ति यानी वक्ता यदि उस कार्यक्रम में शामिल होने वाला है
तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना चाहिए। और यदि वो शामिल नहीं हो रहा है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो या सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हो करना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, फ्यूचर भविष्य की एक निर्धारित जो योजना होती है उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, अब आप एक जैसे माई स्कूल एज organizing annual function नेक्स्ट मंथ। अब बेटा देखिए, बात यह है कि यहाँ पर हमने इज ऑर्गेनाइजिंग का प्रयोग किया है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और यहाँ जो टेंस का जो एडवर्ब दिया गया है वो फ्यूचर का दिया गया है, यानी फ्यूचर के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन यदि हम कहें कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग क्या यहाँ पर हो सकता है, तो देखिए, जब बोलने वाले व्यक्ति उस कार्यक्रम में, अब मैं कह रहा हूँ मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन आयोजित होने वाला है, ठीक है, अगले महीना होगा, निर्धारित समय है, लेकिन यदि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। यदि मैं उसमें भाग नहीं लूँगा, ठीक है, यदि मैं भाग नहीं लूँगा तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग हो सकता है। तो आप इतना समझ लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब बोलने वाला व्यक्ति उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहा होता है। क्लियर है बात? तो हम फ्यूचर में जो होने वाली जो कुछ निर्धारित योजना होती है, हमारा फिक्स प्लानिंग जो होता है, उस प्लानिंग के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये थी आपके फ्यूचर प्लानिंग की बात। इसका और जो प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है आपके इंटेंशन में। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन का मतलब इरादा। अब देखिए, बहुत खूबसूरत सी बात है, आपने इंटेंशन को आप एक अलग तरीका से समझिए। इंटेंशन क्या है? एक इरादा, लाइक्लीहुड, मैं इसको कहूँ लाइक्लीहुड, एक संभावना। लाइक्लीहुड का मतलब होता है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड कहते हैं संभावना, यानी कोई जो संभावना होती है। अब इसको आप इस तरीका से समझ लीजिए कि यदि कोई निकट भविष्य में, इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, यदि कोई काम होने वाला है निकट भविष्य में, देखो मैं फ्यूचर के प्रयोग बता रहा हूं, इसका प्रयोग फ्यूचर में होता है जब कोई कार्य निकट भविष्य में होने वाला हो, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम फ्यूचर में एक क्रिया पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा गोइंग टू का प्रयोग, गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने पढ़ा होगा इस प्रयोग को। और इसका जो प्रयोग किया जाता है निकट भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी जब कोई क्रिया निकट भविष्य में होने वाली हो, कोई कार्य निकट भविष्य में होने वाला हो, उस समय हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू ओपन ए शॉप, वह एक दुकान खोलने जा रहा है। अब देखो, इसको आप यदि गहराई से सोचेंगे तो इसका, यदि हम टेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टेंस है वो फ्यूचर का है। मैंने कहा कि वह दुकान खोलने जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसने दुकान खोली नहीं है, उसकी दुकान खुल नहीं रही है, यानी वो भविष्य में दुकान खोलेगा। इस वाक्य को मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूं, ही विल ओपन ए शॉप।
तो ये दोनों पैक क्लियर हो गए। तो जहां पर आपने फ्यूचर का प्रयोग किया है, इस फ्यूचर के जगह पर आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? इज गोइंग टू, एम गोइंग टू। तो इसके साथ में यहां पर आप लगा सकते हैं, लगाएंगे क्या? इज, एम और आर, यानी एज एम आर प्लस गोइंग टू का जो प्रयोग किया जाता है वो निकट भविष्य में। अब यहाँ पर टेंस की फॉर्मेशन दिख रहे हैं, तो एज में एज के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, मतलब एज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। तो टेंस का जो फॉर्मेशन है वो तो कंटिन्यूस का है, लेकिन एक्शन किसका है? इस क्रिया की जो स्थिति है वो फ्यूचर की है। और देखो उदाहरण और देखिए, जैसे दे आर गोइंग टू स्टार्ट इमेज। अब बेटा यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर जो टेंस आपका दिया हुआ है, यदि टेंस की जब बात करते हैं, टेंस की क्रिया की बात कर रहे हैं, तो आर के साथ में आईएनजी फॉर्म दे रखा है। आर के साथ में आईएनजी फॉर्म जो दिया है वो टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन यदि इसके क्रिया के एक्शन की बात करें कि यह काम क्या हो रहा है इसके अंदर या होगा, तो उन्होंने कहा दे आर गोइंग टू स्टार्ट ए मैच, स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक मैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब मैच स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, ये फ्यूचर की एक्शन है, यानी क्रिया भविष्य में होने वाली है। और जहाँ कार्य भविष्य में होने वाला होता है उसके लिए हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, यानी बी गोइंग टू। इसको समझिए, बी गोइंग टू क्या है? बी का मतलब इज एम आर, भाई इसको हम कहते हैं बी प्लस गोइंग टू, ठीक है। और गोइंग टू के बाद में क्रिया की पहली फॉर्म। अब बी से मेरा मतलब है, बी से मतलब है एज एम आर, जो कि क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो एज एम आर ही बनती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसका और प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो गोइंग टू जो होता है, गोइंग टू में काम तो वहाँ पर फ्यूचर का होता है, लेकिन वहाँ जो टेंस होता है, वही क्रिया के जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। और देखिए मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लास, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लास। अब देखिए यहाँ पर टेंस जो है आपका, टेंस तो आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, लेकिन यहाँ क्रिया के एक्शन की जब बात होगी तो क्रिया का जो एक्शन है वो फ्यूचर का होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लास, मैं अपनी क्लास शुरू करूँगा, करने जा रहा हूँ, मतलब अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा। तो हमें इस प्रकार से इस प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग जो होता है वो इंटेंशन या लाइक्लीहुड या कहें तो नियर फ्यूचर, निकट भविष्य की संभावना के लिए, यदि कोई कार्य निकट भविष्य में होने वाला होता है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन पढ़ी हैं, एक फ्यूचर प्लानिंग और एक होता है अपना इंटेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। इसका और प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए इसका फिफ्थ यूज देखते हैं। अब बेटा कुछ क्रियाएं होती हैं, अब देखो कुछ आप थोड़ा समझने की चीज़ है, उनको आप समझिए कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसी क्रिया होती है आपकी लुक, ठीक है, एक क्रिया होती है आपकी लिसन, क्रिया होती है आपकी हियर, ठीक है, मान लो क्रिया है आपकी बिहोल्ड। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं के साथ यदि इन क्रियाओं का एक एक्सक्लेमेटरी प्रयोग हो जाता है, यानी इन क्रियाओं के बाद में एक्सक्लेमेशन दिया गया हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया हो। ये कुछ क्रिया है, लिसन है, ठीक है, लुक है, हियर है, बिहोल्ड का मतलब भी होता है देखना। इन क्रियाओं के साथ यदि एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी दिया गया हो, क्या दिया गया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी,
यानी विस्मयबोधक चिन्ह दिया गया हो तो इनके साथ जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैंने कहा लुक, द चिल्ड्रन इन ट्रेन। और देखो लिसन, अबाउट। और क्रिया है यहां पर, और देखो मैंने कहा क्रिया सी दे रखा है, केवल सी दिया हुआ है। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि यदि कोई क्रिया जो दी गई है, आप देख रहे हैं कुछ क्रियाएं, और इन क्रियाओं के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी दिया गया है, यानी कोई विस्मयबोधक चिन्ह दिया गया हो। जब विस्मयबोधक चिन्ह दिया गया हो तो उसके बाद जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा। जैसे यहाँ दिया गया लुक द चिल्ड्रन, देखो। अब ये लुक के साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आ रहा है। जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आएगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कंटिन्यूअस की होगी, यानी यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन का मतलब प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर आएगा आर बातें। क्लियर? सेकंड देखिए लिसन, सुनो, उसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये WH से बना हुआ प्रश्न है। अब तो सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आएगी और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी। यहाँ पर जो डबल ब्लैंक दिया गया है तो खालिस्तान कर्ता से पहले देखेंगे तो सहायक क्रिया आ जाएगी। तो कर्ता देखिए आपका प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा आर, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका आर, और यहाँ पर आएगी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब आ गई आपकी टॉकिंग। क्लियर? अब यहाँ देखिए लोग, देखो सी, और क्रिया दे रखी है डांस। अब आपको पता है कि यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है इस वर्ब के साथ में, तो निश्चित रूप से यहाँ जो टेंस आएगा वो कंटिन्यूअस का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए जो डांसिंग। क्लियर है?